हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स स्वप्निल। और ये अपन पेपर डिस्कस कर रहे हैं 10th बोर्ड एग्जाम का। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो स्मेल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो स्मेल से रिलेटेड इनमें पहला ऑप्शन सही है, क्लोव ऑयल और वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल और वेनिला एक्सट्रैक्ट मतलब जो वेनिला आइसक्रीम अपन खाते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड है द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिटवीन क्विक लाइम वाटर। जब भी क्विक लाइम और वाटर का रिएक्शन होता है, चूने को पानी से मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये एक्जोथर्मिक होता है, हीट बहुत रिलीज होती है और हमें मिलता है CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका ऑप्शन सी सही था। फिर अगर हम थर्ड की बात करते हैं, बात कर रहे हैं सेलेक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आप रिएक्शन देख रहे हैं ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस NaOH प्लस H2। हमें इसमें रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है। इसमें बच्चा क्या होता है कि आप ये देखो H2O H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि H क्या हो रहा है, इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारा जो वाटर है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन बचा, Na। तो हमारा Na क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना था, तो इसका आंसर क्या सही है, Na। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर फ्रेश मिल्क pH 6 टू डिले इट्स कर्डलिंग केमिकल सब्सटेंस इज। तो अगर आपको दूध खराब होने से बचाना है, दूध जब खराब होता है तो खट्टा हो जाता है, खट्टा हो जाएगा तो pH गिर जाएगा। तो जितना हम pH बढ़ा सकेंगे उतना ही टाइम लगेगा उसको गिरने में या ख़राब होने में। तो pH कैसे बढ़ता है, जब बेस डालते हैं। तो बेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ऑप्शन क्या सही था, सी। फिर फिफ्थ वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जब वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर देंगे, और जब वो बेस की तरह बिहेव करेंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर से सॉल्ट और वाटर देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या था, सी सही था। इट रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सिक्स वाला देखते हैं। तो सिक्स वाला क्या था हमारा, हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन। तो हाइड्रोनियम आयन कौन यूज करता है, एसिड करता है, लेकिन तभी करता है एसिड जब वाटर के साथ रिएक्शन हो। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या है, एसिडिक है, और कब ये H प्लस रिलीज करेगी, जब वाटर से रिएक्ट करेगी। इसका ऑप्शन था सी, राइट। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऑक्सीजन। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का जो बच्चा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो होती है 2, एटॉमिक नंबर होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 2,6। तो इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो 6 तो इसके पास है, 2 2 4 तो 6, और किसकी जरूरत है, 2 की और स्टेबल होने की। तो 2 इसने इससे शेयर किया। रूल क्या होता है, जितना ये लेगा उतना इसको देना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। द प्रोसेस बाय विथ लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor from the aerial part of the plant take place is X, which helps in Y. Here X and Y represent. तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और जब ट्रांसपीरेशन होता है तो कूलिंग होती है, कूलिंग होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो ऑप्शन क्या है इसका, बी राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज व्हाट। तो पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, और ऑक्सीजन जब कम है तो उसको जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा जिससे कि वो ऑक्सीजन बच सके। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, फास्टर, बिकॉज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द ट्रेड दैट एक्सप्रेसेस इन वन जनरेशन, और सेकंड है द ट्रेड दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हमें करेक्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बताना था। ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है सी। जो ट्रेट अपना को एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं डोमिनेटिंग, और जो ट्रेट पास ऑन होता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड। फिर 11th क्वेश्चन है द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो गस्टेटरी होता है टेस्ट, और टेस्ट किससे होता है, टंग। तो ऑप्शन है सी, टंग। फिर 12th है द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन दैट मे बी कॉज ड्यू टू अनसेफ सेक्स। तो इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वॉट्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सप्रेशन दैट रिलेट QIT QVWR। तो हम सब जानते हैं
आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय टी, तो टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आई इंटू टी क्या हो जाएगा क्यू, और हम सब जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाय क्यू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो w क्या हो जाएगा v इंटू क्यू, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ओके, A constant current flow in a horizontal wire in the plane of paper from east to west, जैसे आप देख रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ एट अ पॉइंट, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड नॉर्थ टू साउथ एट अ पॉइंट बोल रहा है। देखो क्या होता है कि जो थंब होना चाहिए वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है कर्ल, तो वो बोला है कि जो फील्ड है नॉर्थ टू साउथ जा रही है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ऑप्शन कुछ दिए गए थे, तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है इस क्वेश्चन का, थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत है इस क्वेश्चन में, तो वो है डायरेक्टली बिलो द वायर, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट के प्लेन में कभी नहीं हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, करंट जो भी करंट का प्लेन है, जैसे ये करंट का प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर ही होगी। तो अगर पॉइंट यहाँ कहीं है तो देखिए ये टैपिंग यहाँ हो रही है, तो फील्ड क्या होगी बिलो द वायर, ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज। तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, पावर कितना दिया गया 1 किलोवाट मतलब 1000, और वी कितना दिया गया है 220, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4.54, ये है मैक्सिमम करंट जो कि डिवाइस सह सकता है। तो हम फ्यूज़ क्या रखेंगे इससे थोड़ा सा कम, वो क्या है 4 एम्पियर। जब हम 4 एम्पियर का फ्यूज़ लेंगे, अगर करंट 4 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और हमारा डिवाइस क्या हो जाएगा सेफ। तो आंसर इसका क्या है सी। फॉर अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड नॉर्थ एंड साउथ पोल आर क्रिएटेड टू एंड्स, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कनेक्ट सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार। तो डिफरेंट नहीं होता, सेम ही होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सी वाला आपका सही है, क्योंकि हमें इन करंट बताना था। फिर एसर्शन रीजन है, तो एसर्शन है ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO, तो ZnO अंडरगो रिडक्शन सही है, क्योंकि ZnO से ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnO टू Zn, और सही बात है, कार्बन क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसने ZnO से ऑक्सीजन क्या कर ली हटा दी। इसका ऑप्शन क्या है ए, क्योंकि एसर्जन सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्जन का। फिर ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ ट्रेड, ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेड, और रीजन है ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। तो रीजन तो एकदम गलत है, क्योंकि जितने भी वेरिएशन होते हैं स्पीसीज में उनके पास इक्वल चांस थोड़ी होते हैं। वेरिएशन मतलब ही है कि हर कोई का अलग है चांस है सर्वाइवल का, तो रीजन फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन क्या है सी करेक्ट है। फिर एसर्जन है 19 का, द वॉल्स ऑफ आर्ट्रिया आर थिकर देन दैट ऑफ वेंट्रिकल्स। तो भाई एसर्जन एकदम गलत है, क्योंकि वेंट्रिकल को पंप करना पड़ता है, तो वेंट्रिकल की वॉल क्या होनी चाहिए बहुत ही थिकर होनी चाहिए, आर्टरी की नहीं होनी चाहिए, आर्टरी की थिन होनी चाहिए। तो ये एसर्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या है डी आपका सही है एसर्शन रीजन में। तो बच्चों अपन लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सेक्शन ए का। एसर्शन है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सही बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो एसर्शन तो सही है। रीजन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट इंक्रीजेस एज करंट थ्रू द वायर इंक्रीज, ये भी एकदम बात सही है। जैसे जैसे आप करंट वायर में बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से फील्ड भी बढ़ती रहेगी, तो अलग अलग ये सही है दोनों स्टेटमेंट, लेकिन रीजन जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो मेरा ओपिनियन था सेक्शन ए जो था थोड़ा हार्ड था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, उसी के सारे सही होंगे जिसके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में पहला 21st क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चा ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को करता है क्रेनियम। कौन प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, या इसी को हम बोल सकते हैं स्कल, क्या बोल सकते हैं स्कल। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कौन प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम।
ये हो गया ए का आंसर। फिर बी का आंसर है कि हमें एक एक फंक्शन बताना है मेडुला का। तो मेडुला का है फंक्शन है हार्ट बीट। क्या है? हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और भी फंक्शन है, रिस्पायरेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो गया, उनमें से कोई भी लिख सकते थे। फिर ये हो गया मेडुला का। और सेकंड हमारा क्या है? सेरेबेलम। तो सेरेबेलम क्या है? पोस्चर मेंटेनिंग। पोस्चर मेंटेनिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये पोस्चर मेंटेनिंग, आप इक्विलिब्रियम भी लिख सकते थे। 22nd क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग X at 373 Kelvin it loses water molecule and become Y. Y is a substance which doctor uses for supporting fracture bone in right position. First question, identify X and Y. Second, how can be X re-obtained from Y. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे केमिकल इक्वेशन CaSO4 डॉट ट्वाइस H2, इसको बोलते हैं जिप्सम। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिल जाता है हमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि इसका कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? उड़ जाता है वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो X हमारा क्या है? जिप्सम, और Y हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर डाल दें तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा। तो ये सेकंड का आंसर है कि कैसे हमें वापस X मिल सकता है Y से। आप वाटर ऐड कर दो। कितना वाटर ऐड कर दो? 1/2 वाटर आप ऐड कर दो। तो और वाला क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशन M and N गिव रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी मोर? जस्टिफाई योर आंसर। सेकंड है, if both mixture are mixed and resultant mixture is tested with universal indicator it turns green, what the nature of salt form? Justify your answer. तो पहला, in which solution hydrogen ion concentration will be more। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होता है जो एसिड होता है। ठीक है, अब एसिड कौन है M और N में? तो देखो M क्या दे रहा है? रेड कलर दे रहा है। जो रेड कलर देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में वो सब एसिड होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सोल्यूशन M आंसर है। सोल्यूशन M में H+ आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि रेड कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या मतलब बताता है? कि वो क्या है? एसिडिक है। फिर सेकंड, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा है, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? न्यूट्रल, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर में न्यूट्रल शो करता है। और भी जब आप एसिड और बेस को मिलाओगे, ठीक है, तो हम जानते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये क्या होता है? हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो वही लिखा है, द नेचर ऑफ सॉल्ट विल बी न्यूट्रल बिकॉज ग्रीन कलर इन यूनिवर्सल इंडिकेटर सो न्यूट्रल एंड ऑल्सो एसिड व्हेन कंबाइंड विद बेस फ्रॉम न्यूट्रल सॉल्यूशन। 23rd क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन? ए, जाइलम टिश्यू इन प्लांट इज रिमूव्ड। बी, वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। तो जब जाइलम टिश्यू रिमूव हो जाएगा तो जाइलम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू होता है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेके लीफ तक। तो जब वही नहीं रहा तो वाटर भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और जब वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो लीफ अपना शेप लूज कर देगी, क्योंकि लीफ का जो शेप होता है वाटर की वजह से होता है, और फिर हमारा प्लांट क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ड्राई हो जाएगा। वही लिखा है, व्हेन जाइलम टिश्यू इन प्लांट इज रिमूव्ड then water will not be transferred in upward direction, leaf will lose shape and ultimately plant die. बी क्वेश्चन था, वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। जब हमको इंजर्ड हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कट लग जाते हैं तो खून निकलता है, और थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड में जो मौजूद होता है प्लेटलेट्स, वो हेल्प करता है इन सब प्रोसेस में। तो वही लिखा है, वी आर इंजर्ड and start bleeding, then there will be clotting of blood and blood stop coming out. This is done by platelets present in the blood. Next हमारा है list the events in proper sequence that take place during the process of photosynthesis. तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो क्या क्या इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं? तो क्या क्या इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं? पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है हमारा लीफ में प्रेजेंट होता है, वो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज होता है वो, और जब केमिकल एनर्जी में चेंज होता है तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है। जो हमारा वाटर है लाइट की हेल्प से स्प्लिट होता है, किसमें? H2 और
O2 में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और लास्ट में क्या होता है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। किस में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये अपना सीक्वेंस है। तो और में एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 वेज इन विच लीव्स ऑफ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो क्या 2 तरीके हैं जिससे कि लीफ पत्तियों द्वारा एक्सक्रीट करती है। तो 2 तरीके हैं, पहला है डिफ्यूजन। लीफ में स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और ये ऑक्सीजन कैसे पैदा हुआ था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हुआ था। तो लीफ इस ऑक्सीजन से छुटकारा कैसे पाती है, इसको डिफ्यूजन की हेल्प से स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देती है। वो लिखा है, लीफ गेट रिड ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, दिस ऑक्सीजन इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और दूसरा तरीका है ट्रांसपिरेशन। जो भी बहुत ज़्यादा वाटर होता है, कुछ वाटर तो लीफ अपने लिए यूज कर लेती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो उसके अलावा जो पानी होता है वो उसको रिमूव कर देती है स्टोमेटा के थ्रू, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ये 2 तरीके हैं। और भी तरीके हैं, जैसे लीफ का शेड हो जाना, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लीफ में जमा हो जाता है और लीफ शेड हो जाती है। इस तरीके से भी लीफ क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। 25 क्वेश्चन है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, लिस्ट टू मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजेबल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह उनको ब्रेक करते हैं। ये सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनको ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। और ये सिंपल सब्सटेंस कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल। वही लिखा है, सब्सटेंस विच गेट डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस विच गेट एब्जॉर्ब बाय सॉइल इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, जैसे प्लास्टिक और पॉलिथीन। 2 तरीके हैं जिससे हम सेफ डिस्पोजल कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल का। पहला है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब क्या है, जब बैक्टीरिया इनमें एक्ट करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉइल इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये किस काम आएंगे, मैन्योर के काम आएंगे। ये सॉइल को क्या कर देंगे, न्यूट्रिएंट देंगे, और यही न्यूट्रिएंट प्लांट सॉइल से ले लेगा। सेकंड होता है रिसाइकलिंग होता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर जो आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसमें जो भी प्रिंटेड मटेरियल था उससे वापस वो क्या बना देगा, कागज बना देगा, प्रिंटेड मटेरियल साफ करके, तो वो कागज बार बार यूज हो सकेगा। इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। तो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। तो आप देख रहे हैं कि एक ये ऑब्जेक्ट है और इसकी रे जा रही है आई के लेंस से होते हुए और रेटिना के बाहर निकल गया इमेज। तो ये कौन सा डिफेक्ट है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन इन फिगर। तो बच्चा ये जो डिफेक्ट है वो क्या कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन था, लिस्ट इट्स कॉज। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आई बॉल का साइज क्या हो जाता है, कम। अगर आई बॉल का साइज नॉर्मल होता, अगर आई बॉल का साइज नॉर्मल होता तो जो आपकी रे है वो कहाँ फॉल होती, रेटिना में ही फॉल होती। लेकिन आई बॉल का साइज छोटा हो गया है, जिससे कि क्या है, रे कहाँ जा रही है, रेटिना के बाहर। तो इसका क्या आंसर है, कॉज क्या, इसका एक कॉज क्या हो सकता है, आई बॉल साइज रिड्यूसेस। और फिर इसको करेक्ट कैसे किया जाए, हम चाहते हैं कि फिर से ये जो है हमारी रे है रेटिना पे पड़े, हमारी जो रे है वो कहाँ पड़े, रेटिना पे पड़े। तो ये बाहर निकाली, हमें इसको कन्वर्ट्स करना है, और हम सब जानते हैं कि कन्वर्ट्स कौन करता है। तो कन्वर्ट्स कौन करता है, कन्वर्ट्स करता है कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे, अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देगा, फिर से इमेज कहाँ फेंक देगा, कहाँ पे बना देगा, आपका रेटिना में बना देगा। तो इसका आंसर है यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन सी। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 27 सेट 3 के अनुसार, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिप्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट है और सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला अगर हम बात करते हैं 27 का, फर्स्ट हम अगर बात करते हैं, तो अगर एल्यूमिनियम का हम रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, तो हमें पता है जब मेटल एसिड एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हमारा ये बन जाएगा। और ये बैलेंस कर लिया। फिर सेकंड इसमें क्या था, एल्यूमिनियम का मेटल का रिएक्शन बेस के साथ, तो चाहे एसिड हो या बेस हो, सॉल्ट और
हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, तो इसमें जो निकलता है कॉम्प्लेक्स सॉल्व होता है ना। इसमें जो सॉल्ट निकलता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। NaAlO2 प्लस H2 गैस। तो हमें ये कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है, Na2AlO2। फिर बी पार्ट इसका देखते हैं। ये तो ए पार्ट था 27 का हमारा, ये बच्चा ए पार्ट था। अगर हम बी पार्ट देखते हैं इसका, राइट द कलर ऑफ सोल्यूशन, राइट द कलर ऑफ सोल्यूशन फॉर्म व्हेन CuO इज ट्रीटेड विथ HCl, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। अगर हम CuO का HCl के साथ करते हैं, अब क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर होता है कॉपर का भी, तो कॉपर बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब बेस ऐसे साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो ये बन जाएगा CuCl2 प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है, CuCl2 प्लस वाटर बन जाएगा हमारा, है ना। और ये बैलेंस ही है। अब बोला कि क्या कलर हमें ऑब्जर्व होगा, तो हमें जो कलर ऑब्जर्व होता है CuCl2 का वो ब्लूइश ग्रीन होता है। क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन। तो राइट द कलर ऑफ सोल्यूशन फॉर्म, तो कलर ऑफ सोल्यूशन फॉर्म हमारा आंसर आ गया है, ब्लूइश ग्रीन होता है, ठीक है। व्हेन CuO इज ट्रीटेड विद HCl, तो बेस ट्रीटेड विद एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, एंड गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, ब्लूइश ग्रीन ऑब्जर्व किया है, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो और रीजन ब्लूइश ग्रीन रीजन जो है वो रीजन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CuCl2। बोला कि कलर जो ये वाला इसका बी पार्ट का ये है, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuCl2। CuCl2 के बनने के कारण उसका कलर क्या हो गया, ब्लू ग्रीन। यही आंसर, यही लॉजिक आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट करते हैं 28 करते हैं, डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 का, डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्टेंट के जो आयंस होते हैं उनमें अदला बदली हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर क्या बोला है, राइट इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम सब जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो मैंने बेस के लिए लिया NaOH, एसिड के लिए लिया HCl, तो ये बना दिए सॉल्ट और वाटर, NaCl और H2O। तो देखो एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे हो रहा है, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन के पास चला गया, और H प्लस आयन किसका चला गया, OH माइनस आयन के साथ चला गया, तो एक्सचेंज हो गया ना। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर दूसरा देना था प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और जस्टिफाई भी करना था, ठीक है। तो जस्टिफाई के लिए इसको लिख देते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन के लिए अपन ये स्पेस लेते हैं, जस्टिफाई के लिए कि Na प्लस था और OH माइनस, H प्लस और Cl माइनस, तो ये क्या हो गया, Na प्लस Cl माइनस और H प्लस OH माइनस। तो एक्सचेंज हुआ ना कि इसके बदले H आ गया और OH क्या आ गया, H के बदले आ गया, ठीक है। सॉरी, Cl आया है OH के बदले, Cl आया है OH के बदले, और OH आया है Cl के बदले, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या है, बेस react with acid, give salt and water, ठीक है। तो here OH minus and Cl minus ions
गेट एक्सचेंज। वे दोनों रिएक्टेंट के हैं, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के जो आयंस हैं वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गए। ठीक है, अदला बदली हो गई। ठीक है, और उसी तरह इसमें भी हम समझा सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। ये हो गया 2Na प्लस SO4 माइनस प्लस Ba प्लस और क्या हो जाएगा 2Cl माइनस। तो क्या हो गया Ba प्लस SO4 माइनस Na प्लस Cl माइनस। देखो इसमें किसकी अदला बदली हो रही है, क्लोरीन और सल्फेट की, है ना। क्लोरीन चला गया सल्फेट के लिए और सल्फेट चला गया क्लोरीन के लिए, इसमें एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, सो हेयर SO4 माइनस एंड Cl माइनस आयंस गेट एक्सचेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, SO4 माइनस और Cl आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसमें जो प्रिसिपिटेट बनता है वो क्या बनता है, हमारा BaSO4, जो कि वाइट कलर का होता है। प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है, नीचे टेस्ट में जम जाना और किसी साथ डिसॉल्व नहीं होना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेट 3 के अनुसार 29 क्वेश्चन। अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट students focus the image of an object of height 3 cm on a white screen using a concave mirror of focal length 12 cm. If the distance of object from the mirror is 18 cm, find the value of the following distance of the image. तो हमें डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालना है। तो भाई बहुत सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। इसमें मिरर फॉर्म यूज करो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हमें v निकालना है तो उसका साइन नहीं रखेंगे, u हमेशा निगेटिव होता है, तो u कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर दिया गया है, तो -18। और बेटा जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, तो हो जाएगा 1/-12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/18 माइनस 1/12। अब 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा, तो 18 और 12 का जो एलसीएम आता है वो 36 आता है। तो 18 2 टाइम जाएगा, 12 3 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/36। तो ये आ जाएगा आपका v, जो आपका आ जाएगा पोजीशन। तो पहले का जो आंसर है पोजीशन v आपका आ जाएगा -36 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन जानते हैं, -v/u होता है। विथ साइन रखेंगे तो ये है -36 और u तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो 18। ये माइनस कट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2। और मैग्नीफिकेशन हमारा होता है HI/HO होता है, तो HI तो हमें निकालना है और HO आपको दिया गया था 3 सेंटीमीटर। तो आपका बेटा जो HI हो जाएगा वो हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हाइट ऑफ इमेज भी निकल गया, -6 सेंटीमीटर। यहाँ से सेकंड स्टार्ट होता है। तो सेकंड का जो आंसर है HI वो है -6 सेंटीमीटर। और वाला पार्ट देख रहे हैं, डिफाइंड पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस बच्चा जो डिफाइन होता है वो होता है 1/f, जहाँ f कहाँ होता है, मीटर में, और पावर उसमें जो क्या जाता है, डायप्टर में। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज -10 सेंटीमीटर, राइट द नेचर ऑफ द लेंस। तो बच्चा वो बोला है फोकल लेंथ जो है -10 सेंटीमीटर है, तो माइनस है, इसका मतलब ये जो लेंस होगा हमारा क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। क्या होगा, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव। और अगर कॉनकेव लेंस तो हम जानते हैं इसका नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग। क्या होता है नेचर, डाइवर्जिंग। तो ये हो गया इसका नेचर, डाइवर्जिंग। फिर इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन सिस्टम, व्हाट इज द साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन। तो बच्चा हम जानते हैं जो मैग्नीफिकेशन होता है वो लेंस के में v/u होता है, विथ साइन रखेंगे v/u होता है, लेकिन इसमें इन्होंने v नहीं दिया गया है, इन्होंने क्या दिया गया है, f दे दिया गया। तो हमें सबसे पहले v निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से निकालेंगे। तो 1/v, u निगेटिव होता है तो -20 और f आपका दे दिया गया था -10। तो बेटा ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू
-20 -10, तो एलसीएम जो आएगा वो 20 आएगा, -1 -2 तो जाएगा -3/20, तो इसको हम सॉल्व करें तो v आ जाएगा बेटा आपका -20/3, ये आपका v आ जाएगा। जब v आपका आएगा तो m आ जाएगा, तो m क्या जाएगा -20/3, और u कितना था विथ साइन -20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा +1/3, कितना आ जाएगा +1/3। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन सिस्टम व्हाट इज द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, साइन ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव, तो इसका आंसर साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। और ये हमें क्या बता रहा है, अगर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हमें बताता है कि इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है, क्या है वर्चुअल है, और क्या है इरेक्ट है ना, और ये लेस देन 1 है, तो ये क्या है स्मॉल भी है, तो वर्चुअल, इरेक्ट, और हमारी क्या है ये स्मॉल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड वी ईट। तो होता क्या है, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, और टेस्ट ट्यूब आपने 2 प्रकार के टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब आपने ए ले लिया और टेस्ट ट्यूब बी ले लिया, दोनों में आपने फूड डाला, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाल दिया, फूड, और दोनों में आपने डाला आयोडीन सॉल्यूशन, क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन, लेकिन इसमें आपने सलाइवा डाल दिया है, क्या डाल दिया है, सलाइवा। तो होगा क्या, हम देखेंगे कि इसमें तो हमें ऑब्जर्व होगा ब्लू ब्लैक, जब हम आयोडीन डालेंगे तो इसमें हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हमें इसमें ऑब्जर्व होगा ब्लू ब्लैक कलर, लेकिन इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, इससे हम समझ सकते हैं कि जो सलाइवा है, इस सलाइवा ने स्टार्च को क्या कर दिया गया है, ब्रेक कर दिया है ग्लूकोज में। ठीक है, सलाइवा ने क्या कर दिया है, स्टार्च को ब्रेक कर दिया है ग्लूकोज में, और इसलिए ये जो टेस्ट है वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब वो स्टार्च रहा नहीं, वो ग्लूकोज बन गया है, तो आयोडीन सॉल्यूशन केवल स्टार्च टेस्ट देता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि सलाइवा क्या करता है, डिकम्पोज करता है, किसको डिकम्पोज करता है, स्टार्च को, किसमें, ग्लूकोज में। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, वाई इज बाइल जूस इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बाइल जूस क्या करता है, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, फैट के मॉलिक्यूल्स जो बिग है उनको बाइल जूस क्या करता है, ब्रेक करता है स्मॉल मॉलिक्यूल में, किस में करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एंजाइम्स हैं, जो आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है, दैट एक्ट ओनली इन स्मॉल मॉलिक्यूल। तो जो एंजाइम है केवल स्मॉल मॉलिक्यूल में एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या काम करते हैं, एंजाइम ब्रेक फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो क्या करते हैं ये एंजाइम, फैट को ब्रेक करते हैं ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में ब्रेक करते हैं। मैं ये ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। कौन करते हैं ब्रेक, एंजाइम। ठीक है,
तो अगर हमारा फैट ही ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल हमारे स्मॉलर नहीं हुए तो एंजाइम एक्ट नहीं करेगा, एंजाइम एक्ट नहीं करेगा तो फैट हमारा ब्रेक नहीं होगा, और जब फैट ही ब्रेक नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, फैट विल नॉट बी डाइजेस्टेड, फैट विल नॉट बी डाइजेस्टेड, तो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और हर एक चीज़ में तो फैट होता है, तेल घी की चीज़ में तो फैट ही फैट होता है, वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं सेट 3 का। अ स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज सस्पेंडेड विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हॉर्स मैग्नेट। द कंडक्टर गेट डिस्प्लेस्ड थ्रू लेफ्ट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। व्हाट विल हैपन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर इफ करंट थ्रू इट इंक्रीज। तो अगर करंट बढ़ता है, अगर आपका करंट बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स बढ़ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में बढ़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन लेफ्ट डायरेक्शन विल इंक्रीज, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। सेकेंड, हॉर्सशू मैग्नेट इज रिप्लेस बाय अनदर हॉर्सशू मैग्नेट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है तब भी फोर्स बढ़ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट इन लेफ्ट डायरेक्शन विल इंक्रीज। फिर सी है, थर्ड है करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। तो फोर्स डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, फोर्स डायरेक्शन गेट रिवर्स एंड डिफ्लेक्शन विल बी राइट। और डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ़्ट से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाती है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स, और उसकी डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है हमारे पास, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो वही लिखा है, इफ़ यू स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे ये है ऑफ लेफ्ट हैंड, देन द थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। फोर फिंगर विल शो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फोर फिंगर फील्ड डायरेक्शन बताएगी, और मिडिल फिंगर ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ये उस क्वेश्चन का और का पार्ट है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ वर्टिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। Mark the direction of current and magnetic field lines. Name and state the rule which is used to determine direction of magnetic field associated with current carrying conductor. तो आपको जो ये पैरेललोग्राम टाइप का आपको दिख रहा है, ये आपका कार्डबोर्ड है, ये आपका कार्डबोर्ड है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट मैंने शो किया है अपवर्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, सर्कुलर होती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वही लिखा है, मैग्नेटिक लाइन डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। फिर बोला था कि स्टेट द रूल, तो रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर विथ योर राइट हैंड, पॉइंटिंग थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल ऑफ द फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो मैंने इसको होल्ड किया राइट हैंड से, और थंब मेरा देखो ऊपर है, तो मेरा जो कर्ल है ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्वेश्चन है, हाउ इज ओजोन फॉर्म इन द हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, डैमेज टू ओजोन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आप डायग्राम में दिख रहे हो, जो सन है उससे यूवी रे निकलती है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है ओ और ओ में, और एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर क्या बना लेता है, ओजोन। वही लिखा है, यूवी फ्रॉम सन स्प्लिट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद अदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन। अगर ओजोन डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, हार्मफुल यूवी रेज आ जाएंगी, क्योंकि ओजोन ही हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है, वो हार्मफुल यूवी रेज को अंदर नहीं आने देता है, अर्थ में नहीं आने देता है। ठीक है, एब्जॉर्व करता है। तो अगर ओजोन
डैमेज हुआ तो यूवी रे इंटर कर जाएंगी, और यूवी रे के इंटर होने से क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, स्किन की टैनिंग हो जाएगी और बहुत सारी अदर बीमारी भी हो जाएंगी। तो लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी का, ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो आप देख रहे हो एक प्रिज्म है, और प्रिज्म में ये आपका प्रिज्म है, और प्रिज्म में क्या पड़ रही है, वाइट लाइट, और प्रिज्म ने क्या कर दिया, वाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर दिया। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। रेनबो का फॉर्मेशन क्या है, एक ड्रॉप है, ये सन की रे है, सन की रे रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई और आई तक पहुंची, और आई ने जब उसको सीधा देखा तो आपको 7 कलर दिख गया। ये बन गया आपका रेनबो। जो आई के पास गई वो स्प्लिटेड लाइट है। तो स्प्लिटेड लाइट क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 कलर में स्प्लिटेड लाइट हो जाती है और विबग्योर बन जाता है। ठीक है, और यही विबग्योर को हम क्या बोलते हैं, रेनबो। फिर से देखिए, सन से वाइट लाइट आई, सन से क्या आई, वाइट लाइट आई, और ड्रॉप में क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया। जब रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, तो अल्टीमेटली जो लाइट जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो स्प्लिट होती है 7 कलर में। तो आई पर 7 कलर पहुँचे, आई ने उसको पीछे से पीछे किया तो हमें आसमान में क्या दिख गया, रेनबो। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है सेक्शन डी का, वेयर आर टेस्टिस लोकेटेड इन ह्यूमन मेल्स एंड वाई। तो टेस्टिस कहाँ होता है, तो टेस्टिस क्या होता है, आउट साइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, इन द स्क्रोटम। ठीक है, एंड वाई, सो बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म occur less than body temperature, उनकी स्पर्म का प्रोडक्शन कब होता है, जब टेम्परेचर बॉडी से क्या हो, कम। तो जब आप वो हैंग करता है टेस्टिस स्क्रोटम की हेल्प से, तो वो क्या हो जाता है, शरीर के थोड़ा बाहर निकल जाता है, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, और जिससे कि स्पर्म क्या हो जाए, बन पाए, नहीं तो स्पर्म नहीं बनेगा। ठीक है, अब स्टेट टू फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो पहला फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये पहला फंक्शन है, और सेकंड फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज। क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये रिलीज करता है। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं। सेकंड है, इन द ह्यूमन फीमेल वन ऑफ द ओवरीज रिलीज एग एवरी मंथ, स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इफ एग इज फर्टिलाइज्ड। सो इफ एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, देन देयर विल बी जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, एंड जाइगोट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल चेंज इनटू फोएटस, एंड फाइनली फोएटस विल चेंज इनटू बेबी, और जो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा, मतलब जब स्पर्म के साथ अगर मीट कर गया, ठीक है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर सेकंड है, एग इज नॉट फर्टिलाइज। तो इफ एग इज नॉट fertilized, then there will be menstrual cycle। ठीक है, क्या हो जाएगा, menstrual cycle हो जाएगा या periods हो जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या है, जो blood होगा वो shed हो जाएगा। ठीक है, यूट्रस ने प्रिपेयर जो किया था, यूट्रस की वॉल्स ने
ब्लड जो प्रिपेयर किया था एक्स्ट्रा ब्लड, वो एक्स्ट्रा ब्लड जो हो जाएगा वो सेड ऑफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर स्पर्म नहीं आया और मीट नहीं किया एग से। फिर थर्ड है व्हाट इज डन डूइंग द सर्जिकल मेथड इन मेल्स एंड फीमेल टू अवॉइड प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मेल में क्या करते हैं, वैसेक्टोमी करते हैं, वैसेक्टोमी करते हैं मेल्स में, और बच्चा फीमेल में क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी करते हैं। किसमें करते हैं, फीमेल्स में। तो फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी करते हैं। वैसेक्टोमी मतलब होता है वास्ट डिफरेंस कट कर देना, और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना। जब वास्ट डिफरेंस कट हो जाएगा तो स्पर्म रिलीज नहीं होगा, स्पर्म रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और जब एग ही रिलीज फैलोपियन ट्यूब ही कट कर देंगे तो एग को कैच करने का कोई नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन लीव्स ऑफ ब्रियोफिलम फॉल्स ऑन द सॉइल। तो जब लीव्स ऑफ ब्रियोफिलम फॉल्स ऑन द सॉइल होगा तो ब्रियोफिलम की लीव्स में क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और जब बर्ड्स फॉल करेंगे सॉइल में तो नया ब्रियोफिलम क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। ठीक है, प्लांट पैदा हो जाएगा। राइट द चेंजेस मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईच ऑफ द अबव केस। तो पहले केस में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बडिंग है, वो क्या है, बडिंग। ठीक है, लीव्स बियर बर्ड व्हेन बर्ड comes in contact with soil, new plant grow, एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। सेकेंड केस में प्लानेरिया इज कट इनटू मैनी पीसेज। जब प्लानेरिया को बहुत सारे करते हैं तो वो फिर से जितने पीस में कट करोगे उतना ही फिर से उतना ही बन जाएगा, ओरिजिनल जैसे बन जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो ये है फ्रेगमेंटेशन। तो ईच पीस विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। ठीक है, स्पॉन्जिया ऑफ राइजोपस ऑन मैचुरेशन रिलीजेस स्पोर्स। ठीक है, जो स्पॉन्जिया स्पोर्स निकालता है वो क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है ये, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, वेयर द स्पोर्स फॉल न्यू राइजोपस ग्रो। नया राइजोपस क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। ठीक है, जब राइजोपस मैच्योर होता है, ठीक है, तो इसका स्पॉन्जम फटता है, स्पोर्स रिलीज होते हैं, और जहाँ जहाँ स्पोर्स गिरेंगे नया राइजोपस डेवलप हो जाएगा। फिर इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, राइट द चेंजेस दैट ऑकर इन अ फ्लावर व्हेन द फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो आपका क्या बनता है, सबसे पहले आपका बनता है जायगोट बनता है। ठीक है, आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जायगोट फॉर्म होता है। ठीक है, और जायगोट के फॉर्म होने के बाद क्या होता है कि जो आपका ओवरी पार्ट है वो फ्रूट बन जाता है, और आपका ये जो ओव्यूल पार्ट है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, सीड। ठीक है, जायगोट फॉर्म, देन ओवरी पार्ट becomes fruit, and ovule part becomes seed. Ovule part क्या हो जाता है, seed, and rest parts detach. और बाकी जितने भी सेपल पेटल हैं वो सब क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा कॉटिलिडन है गिव फूड टू जायगोट। कॉटिलिडन हमारा जायगोट को फूड देता है, जिससे क्या होता है, दो चीज़ें पैदा होती हैं। एक तो
रेडिकल पैदा हो जाता है, रेडिकल जो फ्यूचर में रूट बनेगा, और ये प्लूम्यूल है जो ऊपर बनता है वो प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल है जो फ्यूचर में सूट बनेगा, और ये रेडिकल है जो फ्यूचर में रूट बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गए होंगे। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर इन इट्स एसआई यूनिट। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज यूनिट। राइट द रिलेशन बिटवीन यूनिट एंड जूल। तो इलेक्ट्रिकल पावर कैसे डिफाइन होती है? इलेक्ट्रिकल पावर जो डिफाइन होती है वो होती है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, और स्टेट एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो होती है पावर की, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। फिर द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज यूनिट। तो 1 यूनिट जो होता है 1 किलो वॉट आर के बराबर होता है। अब इसको आप चेंज कर दो, ये हो जाएगा 1000 वॉट आर। अब वॉट तो एसआई है, आर एसआई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 वॉट। आर क्या होगा 3600 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2 3 तो 5, ये हो जाएगा वॉट सेकेंड। जैसे लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। वॉट सेकेंड क्या होता है? जूल। तो 1 यूनिट और जूल में ये रिलेशन है। ठीक है, अब बी वाला, तो बी वाला बोला है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, एक पूरे महीने की निकालनी है। 2 बल्ब्स हैं, ठीक है, 60 वॉट के, 6 घंटे यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वॉट आर निकालना है। ठीक है, वॉट आर निकालने के लिए क्या होगा, 2 बल्ब्स कितने वॉट के हैं? 60 वॉट के हैं, और कितने घंटे यूज हो रहे हैं? देखो इसमें टेबल बना लेते हैं, नंबर वॉट टाइम। ठीक है, टाइम, तो ये आ जाएगा हमारा वॉट आर आ जाएगा, क्योंकि टाइम आर में होगा। ठीक है, तो नंबर कितना है बल्ब का? 2। वॉट कितना है बेटा? 60। टाइम कितना है? 6। तो इनको आप इंटू कर दोगे तो क्या आएगा? 6 या 36, 36 इंटू 2 72, 720 वॉट आर आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये तो हो जाएगा डे का हो जाएगा। तो मंथ के लिए क्या हो जाएगा? इंटू 30, तो 720 इंटू 30। फिर गीज़र है 1 किलो वॉट का डेली चलता है, एक गीज़र है, तो नंबर 1 और कितना है 1000, और टाइम कितना 1 घंटा, तो ये 1000 ही आएगा, और कितने 30 दिन के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000 इंटू 30। ठीक है, तो ये पूरा आ गया हमारा वॉट आर आ गया। तो हमारी जो एनर्जी आ गई है वो आ गई है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 30 कॉमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 720 प्लस 1000 हो जाएगा। ये हमारा आ गया एनर्जी वॉट आर में, तो हो जाएगा 30, हो जाएगा 1720 वॉट आर में। अब इसको किलो वॉट आर में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो डिवाइड बाय बेटा 1000 करने के बाद ये हो जाएगा किलो वॉट आर हो जाएगा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 5, तो ये आ जाएगा 516/10 आ जाएगा, मतलब 51.6 किलो वॉट आर आ जाएगा। अब हमें रुपीज़ निकालना है, तो कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी बेटा? कॉस्ट आ जाएगी 1 किलो वॉट आर जो होता है वो कितना ले रहा है? 8 रुपये। तो इतना किलो वॉट आर कितना लेगा? तो 51.6 इंटू 8 कर देंगे, तो 8 6 जा 48, और 8 1 जा 8 12, 8 5 जा 40 41, 412 रुपये 80 पैसे आपका आंसर आना चाहिए बिट्टू। एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन केवल कोवेलेंट बॉन्ड के ही कंपाउंड क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन का है जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखा जाए तो क्या होता है 2,4। अब हम जाते हैं फॉर एनी एलिमेंट टू बी स्टेबल आउटर मोस्ट सेल
must contain 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2। तो अगर कार्बन को अगर 8 चाहिए आउटर मोस्ट में या आउटर मोस्ट 2 चाहिए, तो या तो वो क्या करेगा, गिव करेगा। सो आइदर कार्बन हैज टू गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स और रिसीव 4 इलेक्ट्रॉन। या तो वो देगा 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 आ जाएगा आउटर मोस्ट में, तो स्टेबल बन जाएगा, या तो रिसीव करेगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन देना आसान बात नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन देने में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन देने में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो दे पाए 4। 1 2 की बात अलग होती है, 4 देने में बहुत ज़्यादा होती है, तो इम्पॉसिबल है। और रिसीव कर ले, अगर रिसीव कर लेगा तो इसके जो पहले प्रोटॉन थे, इसके जो पास प्रोटॉन है वो 6 है। ठीक है, और पहले इलेक्ट्रॉन भी क्या थे, 6। अब प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, 6। लेकिन अगर 4 कर लेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे इसके पास 4 4 8 10 हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते। 6 प्रोटॉन कैन नॉट हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो शेयरिंग करता है, वो डोनेट नहीं कर सकता ना रिसीव कर सकता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, दैट्स वाई इट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए वो क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है। ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इसलिए बनाता है टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के द्वारा वो क्या करता है कि कार्बन का बनाता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आता है। कार्बन जुड़ते ही जाते हैं। ठीक है, कार्बन लिंक टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, कार्बन जुड़ते ही जाते हैं और एक लंबी चेन बना देते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। इसलिए वो क्या बनाता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आता है। Why does carbon form strong bond with most other element? So carbon form strong bond because of its small size, उसके small size है तो न्यूक्लियस is strong। ठीक है, and hence बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, और उसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो कार्बन अदर एलिमेंट साथ क्यों बना लेता है, स्ट्रॉन्ग बना लेता है, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है। जब इसका साइज छोटा है तो इसका न्यूक्लियस की पावर जाता है, तो बॉन्ड जो भी बनते हैं वो क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ अ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच एन एडिशन रिएक्शन विद H2 कैन टेक प्लेस, stating the essential condition required for an addition reaction to occur. Write chemical equation giving the name of reactant and product of such a reaction. How is addition reaction different from substitution reaction? फिर सेकंड क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो देखिए, जो चेन हमें एडिशन रिएक्शन देती है वो अनसैचुरेटेड होती है। 2 फैमिली होती है अनसैचुरेटेड की, एक तो होती है अल्कीन, देखो नाम लिखा है नेम अल्कीन, और दूसरा होता है अल्काइन। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या लिखा है, CnH2n, और अल्काइन का क्या लिखा है, CnH2n-2। फिर कंडीशन क्या होती है एडिशन रिएक्शन की, कंडीशन होती है कि प्रेजेंट होना चाहिए निकल और प्लेटिनम का, जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल देखिए, C2H4 क्या, इथीन, इसमें हम हाइड्रोजन डालेंगे निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो इथीन का क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन 2 चाहिए रहता है, जो भी कंपाउंड उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और निकल और प्लेटिनम हमें क्या लेना है, कैटलिस्ट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे अलग है एडिशन से, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एटम इज रिप्लेस विद एटम, एक एटम दूसरे एटम से रिप्लेस होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहा है, क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली है, क्लोरीन की ले ली है, तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है,
अदला बदली हो रही है, ठीक है। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो बेंजीन क्या होता है, फॉर्मूला C6H6 होता है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट एक छोड़ के दूसरे में डबल बॉन्ड है। आई होप आपको इसमें आइडिया लग गया होगा आंसर में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल और आज सेक्शन ई डिस्कस कर रहे हैं, केस बेस्ड स्टडी है। तो उसका 37 क्वेश्चन जो सेट 3 में आया था, पहला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, स्टेट द बेसिस सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड। क्या बेसिस होता है जिससे हमें न्यू बॉर्न बेबी का सेक्स पता चलता है? तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं कि मेल में कौन सा क्रोमोजोम होता है, XY, और फीमेल में क्रोमोजोम जो होता है वो होता है XX। तो फीमेल के पास दोनों XX क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। तो फीमेल तो अपना X देगी और अगर मेल ने Y दे दिया, अगर मेल ने क्या दे दिया, Y, तो XY क्या बन जाएगा, बॉय, बेबी बॉय निकलेगा। क्या निकलेगा, बेबी बॉय। उसी तरह ये वाला भी जो गैमेट है, फीमेल का गैमेट है, वो मेल के वाई के साथ जब होगा तो तब भी क्या निकलेगा, बेबी बॉय निकलेगा। इसको अपन और अच्छे से लिख सकते हैं। या मेल का X जब फीमेल के X साथ कंबाइन करेगा तो X होगा, जब मेल का X फीमेल के X साथ कंबाइन होगा तब भी X और X मिलेगा, और जब मेल का X फीमेल के Y के साथ होगा तो XY होगा, और जब मेल का Y फीमेल के X के साथ कंबाइन होगा तो XY मिलेगा। तो ये अगर XX मिल रहा है तो ये बॉय, ये भी बॉय, ये गर्ल और ये गर्ल। तो डिपेंड करता है कि मेल से क्या आ रहा है, डिपेंड what comes from father. If X comes from father, sex of newborn will be, अगर पिताजी से X आ रहा है, फीमेल में तो X ही है, तो क्या होगा, XX क्या होगा, गर्ल। XX क्या होता है, गर्ल, तो क्या होगी, गर्ल होगी। तो क्या होगी, बॉर्न विल बी गर्ल। एंड इफ Y comes from father, newborn will be boy। तो भाई बेसिस यही है, बेसिस क्या है कि फादर की साइड से मेल की तरफ से क्या आ रहा है। अगर मेल की तरफ से X आएगा तो गर्ल होगी, क्योंकि फीमेल तो X ही दे सकती है। अगर मेल की तरफ से Y आ गया तो क्या हो जाएगा, बॉय होगा। आई थिंक आपने ये समझ लिया होगा क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, वाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स कॉल्ड मिसमैच पेयर इन मेल्स। मिसमैच पेयर क्यों बोला जाता है मेल्स के सेक्स क्रोमोजोम को? तो क्यों बोला जाता है, बहुत ही सिंपल है भाई। हम जानते हैं मेल में जो पेयरिंग होती है क्रोमोजोम की वो क्या होती है, XY। देखो अलग अलग है ना, X अलग है, Y अलग है, ठीक है। ये जो सेक्स क्रोमोजोम है इनके साइज में भी अंतर होता है। अगर हम फीमेल की बात करें, अगर हम बच्चा फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, मिसमैच नहीं है। मिसमैच क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों X है, और यहाँ पे मिसमैच है क्योंकि एक X है और एक Y है, तो अलग है। तो why the pair of sex chromosomes called mismatched pair in males? Because one is X chromosome and other is Y, और अगला क्या होता है, Y। इसलिए क्या होता है, ये मिसमैच पेयर होता है। फिर तीसरे क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन का है, हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द पेरेंट रीच टू इन द प्रोगनी। प्रोगनी मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चे में। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं,
ओरिजिनल जो नंबर होता है क्रोमोजोम का, ओरिजिनल नंबर होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ह्यूमंस में, वो कितने होते हैं? क्रोमोजोम्स होते हैं 46। ठीक है, तो जब हमारे गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, व्हेन गैमेट्स, हाउ पूछ रहा है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस प्रोसेस होती है। मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। जैसे एक सेल है, उसमें 46 क्रोमोजोम है, तो ये सेल 2 सेल में डिवाइड होगी, ये 2 सेल गैमेट्स कहलाएंगे, इसमें 23 क्रोमोजोम होगा और 23, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मियोसिस। ठीक है, ये गैमेट है और ये भी गैमेट है। मान लेते हैं ये तो मेल की बात हो गई, फीमेल भी मान लेते हैं। फीमेल में ओरिजिनल 46 था, तो जब मियोसिस होगा तो इसके में भी 23 और 23 डिवाइड हो जाएगा, और ये भी गैमेट है, तो इस गैमेट, फीमेल में जो गैमेट होता है वो क्या होता है? एग, और जो मेल में गैमेट होता है वो क्या होता है? स्पर्म। ठीक है, तो जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, ठीक है, तो स्पर्म ऑफ एग का फ्यूजन होगा तो क्या होगा? जब आपका स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, तो स्पर्म के पास कितने क्रोमोजोम है? 23, और एग के पास एग, और ये क्या हमारा? स्पर्म, और एग के पास भी कितने हैं हमारे पास? 23, तो 23 और 23 क्या हो जाएगा? 46। ठीक है, तो हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन द पेरेंट रिस्टोर्ड इन द प्रोगनी। तो पेरेंट, ये तो क्या है? पेरेंट, ये क्या है? हमारे पेरेंट है, ये हमारे क्या है? पेरेंट है, ये हमारा क्या है? मेल पेरेंट मान लेते हैं, और ये क्या हमारा? फीमेल पेरेंट। ठीक है, ये एग है और ये क्या हमारा? स्पर्म। तो क्या होता है? मियोसिस प्रोसेस होती है। मेन क्या है इसका आंसर? मियोसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है, हाफ क्रोमोजोम हो जाते हैं। ठीक है, और जब एक गैमेट दूसरे गैमेट के साथ कंबाइन करता है, तो गैमेट क्या होते हैं? जिनमें क्रोमोजोम क्या होते हैं? आधे। तो जब एक गैमेट दूसरे गैमेट कंबाइन करता है, तो फिर से ओरिजिनल नंबर क्या हो गया? हमारा रीस्टोर्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन है और में है, ठीक है, उसी के और में था, एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। हमें ऐसे 2 एग्जाम्पल बताने हैं जिससे कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स जो है जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है। अभी इससे पहले हमने देखा कि कैसे होता है, जेनेटिकली ही डिटरमाइन होता है, कि अगर फादर से एक्स गया और मदर तो एक्स ही दे सकती है, तो क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगी, और फादर अगर वाई दिया, मदर तो एक्स ही दे सकती, तो क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। तो वो तो जेनेटिकली डिटरमाइंड ना, जीन्स हैं, एक्स और वाई जो क्रोमोसोम वगैरह सब जीन्स हैं। ठीक है, तो जीन्स तय कर रहे हैं कि सेक्स क्या होगा। तो क्या ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो बिना जीन्स के भी सेक्स डिटरमाइन होता है? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, ऐसे हैं, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस मुझे क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में तो ऐसे एग्जाम्पल मुझे लग नहीं रहा कि है। इसका आंसर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल पे क्रोकोडाइल सेक्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम है तो मेल होगा या फीमेल होगा, ज़्यादा हुआ तो मेल या फीमेल होगा, गॉड नो मतलब क्या होगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि इसका जो सेक्स है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्रोकोडाइल का। ठीक है, तो जेनेटिकली ये नहीं डिपेंड करता है। उसी तरह जो सेकेंड एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल के अलावा, वो है स्नेल। क्या है एग्जाम्पल? स्नेल। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया था क्रोकोडाइल का। स्नेल का नाम बस मुझे पता था, तो मैंने आपको बता दिया। आई थिंक इसमें नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस मुझे लग रहा है क्वेश्चन। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला ए वाला देख रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +4 डायोप्टर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। तो हमें कॉम्बिनेशन का पावर निकालना है। इसका हिंट तो आपके पैराग्राफ में ही दिया था केस बेस्ड में, कि जो टोटल पावर होता है बच्चा, टोटल पावर होता है वो होता है दोनों का सम। तो बच्चा हम दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? +2 डायोप्टर। ठीक है, और ये जो प्लस साइन है वो हमें क्या बताता है? कैसा नेचर कैसा होगा? प्लस साइन बताता है नेचर क्या होगा हमारा? कन्वर्जिंग। क्या होगा? कन्वर्जिंग लेंस।
तो इसका नेचर क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन का, ये हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका बी पार्ट करते हैं। तो इसके बी पार्ट में क्या है, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो हम जानते हैं जो फोकल लेंथ होती है वो 1 पावर होती है। पावर कितना दिया गया है आपका, पावर दिया गया है -2.5 दिया गया है ये फोकल लेंथ। तो आपकी जो फोकल लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10/25 विथ माइनस साइन, लेकिन मीटर में आएगी। इसको अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। 25 बन जा 25 4 जा, तो एफ आपका आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो आपका बी का जो आंसर आ जाएगा फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर। ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन सी की बात करते हैं, ठीक है। सी में क्या है, हमें ड्रॉ रे डायग्राम टू शो पोजीशन नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +0.1 डायोप्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो फिर से फोकल लेंथ पहले निकालेंगे। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/पावर, पावर कितना दिया गया है 0.1 दिया गया है। तो ये हमारी जो फोकल लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 10 मीटर, और सेंटीमीटर में कितनी आ जाएगी, 10 × 100 सेंटीमीटर, तो आ जाएगी 1000 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब एफ पता है हमें और यू भी पता है, यू कितना है -20 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, वी। तो हम क्या लगा देंगे, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v = 1/f, तो 1000, फिर वैल्यू रखेंगे +1/u, तो u कितना है हमारा -20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, तो 1000 और इसका कितना आएगा, एलसीएम 1000 ही आएगा, ऑब्वियस बात है, और ये 1 ही रहेगा। और 20 को अगर 1000 करना है तो आपको 50 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50, तो v आ जाएगा आपका, रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1000/49 विथ माइनस साइन, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, इसका रे डायग्राम बनाना था, ठीक है। और रे डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना था, इसका हमें नेचर भी बताना था, पोजीशन नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो माइनस साइन है, ठीक है। इसका मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमको मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v/u होता है। तो v आया हमारा -1000/49, और u कितना था हमारा, u था -20। तो माइनस माइनस हमारा, तो मैग्नीफिकेशन हम निकालेंगे। तो मैग्नीफिकेशन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का 50/49। अब प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब क्या है, इमेज जो हमारी है वो इमेज हमारी जो है वो क्या है, वर्चुअल है, और कैसी है, इरेक्ट है, और ये 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो मतलब इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। ये क्या है, मैग्नीफाइड। तो हमने v की पोजीशन भी निकाल ली है और नेचर भी निकाल लिया है। अब क्या बचा है हमारा, रे डायग्राम बचा है। क्या बचा है हमारा, रे डायग्राम। ओके, तो रे डायग्राम ही बना लेते हैं, है ना। अब v नेगेटिव आया तो एक ही है जो रे डायग्राम बनेगा, बहुत ऑब्वियस सी कंडीशन है इसमें, है ना। तो बना लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा लेंस है, ठीक है। और आप सब जानते हैं ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, और ये 2f2 है। अब क्योंकि v हमारा निगेटिव आया था, मतलब इस साइड है, ठीक है, इस साइड हमारा v बना है, ठीक है। और
फोकल लेंथ कितनी आई थी हमारी? फोकल लेंथ आई थी हमारी 1000 आई थी, है ना? फोकल लेंथ आई थी हमारी 1000, ठीक है। तो यू 20 है, 20 तो बहुत कम होता है, मतलब जस्ट चिपका ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा यू है और इमेज हमारी क्या आई थी? 1000/49 आई थी, ठीक है। 1000/49 आई थी, लगभग 50 ही मान लो, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। इसी साइड माइनस साइड, ठीक है। तो माइनस साइड ही इसकी हमारी इमेज बनेगी 1000/50, 49 यहीं पे बन रही है इमेज। तो ये केस थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसकी फोकल लेंथ जो है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ थोड़ा चेक करनी पड़ेगी। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो डेटा दिया गया है 0.1 डायप्टर बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर दिया था, ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, और जो हमारी इमेज आई थी वी आई थी, क्या आई थी? -1000/49। वो ग्रेटर है 20 से, बहुत ही कम ग्रेटर, 20 पॉइंट कुछ आएगा। और एम भी हमारा क्या था? ग्रेटर देन 1 आया था, तो इमेज यही बनेगी। और यही भाई रे डायग्राम है। अब इस रे डायग्राम का क्या किया जाए? जब आप रे पैरेलल लोगे तो किससे गुना चाहिए? फोकस से गुना चाहिए, और जब सेंटर से होगी तो मिलेगी नहीं, तो ये यहाँ पे से मिला दो बस। और क्या कर सकते हो आप, ठीक है। तो यही रे डायग्राम बन सकता है, इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर तो यही है, ठीक है। और इससे बेस्ट पॉसिबल आंसर नहीं है। तो मुझे ये जो डाउट है, पावर जो 0.1 डायप्टर है थोड़ा सा मिसरीडिंग है, कुछ वो नहीं हो रही है, मैच नहीं कर रही है, ठीक है, आंसर नॉर्मल रे डायग्राम से। अब इसे सी पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो सी पार्ट में क्या है, और वाले में क्या है? हाउ इज द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में जो वर्चुअल इमेजेस बनती हैं उनमें क्या कंडीशन है, और अंडर व्हाट कंडीशन कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज। तो अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, तो कॉन्केव लेंस तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। ये देखिए f1 है, ये f2 है, ये f2 है, और ये 2f2 है। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इसकी जो वर्चुअल इमेज बनती है वो O और f2 के बीच में ही बनती है, ठीक है, और छोटी बनती है। देखो जैसे ये रे ऐसे गई, इसका नेचर क्या होता है? डाइवर्स करना। और इसको थोड़ा और प्रॉपर बना लेते हैं, थोड़ा दूर ले लिया f मैंने, ठीक है। तो इसका काम होता है डाइवर्स करना। ये f1 हो गया, ये 2f1 हो गया। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे ये रे गई है, तो ये डाइवर्स करेगा और पीछे मिलाने पे f से गुजरेगा, और जो रे सेंटर से जाती है वो डेविएट नहीं होती है। तो ये दो रे कहाँ मिल रही हैं? यहाँ मिल रही है। तो अगर हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज क्या बनाता है? वो वर्चुअल ही बनाता है। और कंडीशन क्या है? लिखा है ना अंडर व्हाट कंडीशन, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, वो हमेशा क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसी वर्चुअल इमेज बनाएगा? नेचर क्या होगा? वर्चुअल इमेज इरेक्टो होती है, और क्या होगी? हमेशा स्मॉल होगी। इसकी क्या होगी? स्मॉल। इमेज साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो आई होप आपको कॉन्केव लेंस का क्लियर हुआ है कि कैसे वर्चुअल इमेज बनती है। अब कॉन्वेक्स लेंस का भी देख लेते हैं वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज अभी बनी थी जब अपन ये किया था, ठीक है। तो अगर आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपके हैं f1 है, ये आपका 2f1 है, ये आपका f2 है, ये आपका 2f2 है। इसमें जब ऑब्जेक्ट पास में होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? O और f1 के पास में होता है। तो देखो ये रे गई, इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग, इसने कन्वर्ज किया, और O से जो आती है वो तो डेविएट नहीं होती है। तो ये और ये यहाँ पे मिले, ये और ये यहाँ पे मिले, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन होती है, अगर हम बात करते हैं कंडीशन होती है, वो ये क्या कंडीशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिटवीन, कहाँ होना चाहिए?
F1 एंड O, F1 और O के बीच में ऑर्बिट होना चाहिए। और इसका जो नेचर है, वर्चुअल इमेज का जो नेचर है वो क्या है, इरेक्ट तो होती है वर्चुअल, लेकिन क्या होगी, मैग्नीफाइड। क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी, ठीक है, बहुत ही बड़ी होगी। तो हम देखिए उसमें जो साइज था वो छोटा था, इसमें मैग्नीफाइड है। उसमें ऑर्बिट कहीं भी हो सकता था, और इसमें ऑर्बिट कहाँ होगा, हमारा F1 और O के बीच में होगा। ये हमारा लेंस कौन सा है, ये हमने लेंस लिया है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लिया है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका केस बेस्ड स्टडी का। तो सबसे इजी मुझे लग रहा है यही वाला है 39। नेम एन ओर ऑफ मरकरी। तो ओर ऑफ मरकरी हम सब जानते हैं क्या है, सिनाबार। क्या है, सिनाबार, जिसका फॉर्मूला होता है HgS, ठीक है, HgS। तो सिनाबार है हमारा मरकरी का ओर है। और फिर बोला है कि किस फॉर्म में ये होता है। तो अगर आप NCERT में देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि इसका जो स्टेट होता है वो क्या होता है, सॉलिड। तो इसका जो बच्चा स्टेट है वो क्या है, सॉलिड, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो ये आपको बन गया होगा। फिर B, व्हाट हैपन व्हेन जिंक कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हम जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं, ट्रायंगल मतलब हीटिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोला जाता है। और हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। क्या मिलती है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो व्हाट हैपन व्हेन जिंक कार्बोनेट व्हेन इट इज स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो व्हेन इट इज स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर वी गेट जिंक ऑक्साइड एंड CO2 गैस, ओके। सो और फिर आपको अगर जिंक पाना है तो जिंक कैसे पा जाएंगे आपको ZnO से जिंक अगर पाना है तो कार्बन के साथ रिएक्शन कर देंगे कोक के साथ, तो आपको Zn मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी था, थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो ये वाला भी आपको बन गया होगा। और C वाला इसका कंटिन्यूएशन ही है। लगातार ये टॉपिक्स NCERT में थे, ठीक है। ये लो रिएक्टिव है, ठीक है, Hg, और ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, और फिर आ गया हाईली रिएक्टिव वाला, ये दोनों, ठीक है। तो देख लेते हैं C वाला भी पार्ट देख लेते हैं। आई होप आपको AOB तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो C वाला पार्ट बोल रहा है द रिएक्शन ऑफ मेटल A विथ Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। ये मेन कैच है, जॉइन रेलवे ट्रैक। आइडेंटिफाई द मेटल A। तो मेटल क्या होगा, एल्यूमिनियम, हम सब जानते हैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन एंड टेकिंग प्लेस, नेम द आइडेंटिफाई द मेटल A। तो मेटल A क्या है, एल्यूमिनियम, और रिएक्शन, नाम क्या रिएक्शन का, थर्माइट प्रोसेस। फिर राइट द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, Fe2O3 के साथ है तो हमें आयरन मिल जाएगा, और क्या बचेगा हमारा, Al2O3 प्लस लॉट ऑफ हीट, ठीक है। तो ये हमारा है मेटल A, ये हमारा क्या है, मेटल A। और ये जो हमारी प्रोसेस है बच्चा, ये जो प्रोसेस है वो क्या है, थर्माइट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, थर्माइट प्रोसेस, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द मेटल A। तो मेटल A क्या है, एल्यूमिनियम है, और नेम द रिएक्शन। तो रिएक्शन का नाम क्या है, थर्माइट प्रोसेस है, और जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, ठीक है, और बाकी सब सही है। अब इसका और वाला देखते हैं। तो इसका और वाला भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो और वाला देखते हैं, C वाला और देखते हैं। तो C वाला और क्या है कि बोला है कि सोडियम ऑक्साइड से अगर हमें सोडियम निकालना है तो हम कार्बन क्यों नहीं यूज करते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड से जिंक चाहिए था तो कार्बन यूज किया था, तो क्यों नहीं यूज करते हैं, ये रिएक्शन क्यों नहीं होता है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, NCERT में भी लिखा है कि जो सोडियम है, मतलब ऑक्सीजन का अट्रैक्शन सोडियम से ज़्यादा है कार्बन के मुकाबले। तो भाई क्यों जुड़ना चाहेगा कार्बन से ऑक्सीजन, उसका अट्रैक्शन क्या है, सोडियम से ज़्यादा। अट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, अट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर विथ सोडियम देन कार्बन। तो कार्बन के मुकाबले ऑक्सीजन का अट्रैक्शन सोडियम से ज़्यादा है, इसलिए वो उससे अलग ही नहीं होगा कार्बन के आने से।
तो यही सिंपल आंसर है इसका। फिर स्टेट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो कैथोड और एनोड में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में कौन सा रिएक्शन होता है वो हमें बताना था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कैथोड की बात करते हैं, ठीक है, तो कैथोड निगेटिव होता है। ठीक है, तो निगेटिव में कौन जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या होता है, हमारा जो NaCl है वो इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से टूट जाता है Na+ और Cl-। अब क्योंकि Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। अब कैथोड नेगेटिव है तो कैथोड क्या देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये न्यूट्रल होकर उसमें डिपॉजिट हो जाएगा सोडियम। ठीक है, और अगर हम एनोड की बात करते हैं बच्चा, तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब एनोड पॉजिटिव होगा तो उसके पास कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। तो जब क्लोरीन जाता है तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लोरीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को देता है और पॉजिटिव टर्मिनल वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत अगर हमें बैलेंस करना हो तो यहाँ पे Cl2 लिख देंगे, यहाँ ट्वाइस लिख देंगे। तो यही दो रिएक्शन हमें लिखनी थी। रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, तो कैथोड में क्या हो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि NaCl आपका टूटा Na+ और Cl- में। ठीक है, वाटर की हेल्प से तोड़ सकते हो या मोल्टन ले लोगे तो मोल्टन मतलब होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो टेम्परेचर इनको अलग कर देगा। वाटर लोगे तो वाटर अपनी हाइड्रोजन एनर्जी से इनको अलग कर देगा। तो होता क्या है, ये आपने प्लेट्स ली, ठीक है, और ये बैटरी लगाई। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये निगेटिव टर्मिनल का बैटरी है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा हमारा, एनोड, ये होगा एनोड। तो एनोड में हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरीन। और निगेटिव में क्या मिल रहा है हमें, कैथोड में सोडियम। क्या मिलेगा हमें, सोडियम। ठीक है, तो निगेटिव में क्या होगा, जब सोडियम जाएगा और हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, Na+ और Cl-। तो Na+ नेगेटिव तरफ जाएगा, नेगेटिव बस क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसमें चिपक जाएगा। और फिर जब क्लोरीन नेगेटिव जाएगा इसके पास तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा पॉजिटिव टर्मिनल को। ठीक है, और ये जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यही इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसा चलता रहता है, यहाँ आयंस मूव करते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है तार में, तो एक करंट स्टैब्लिश हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नीचे का नहीं दिखा है तो अब शायद आपको दिख रहा होगा नीचे का भी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो अगर हम सेक्शन ई की बात करें तो एक बायो का वाला क्वेश्चन जो और में था जिसका आंसर क्रोकोडाइल था वो थोड़ा सा हटके था, और फोकस जो आया 1000 सेंटीमीटर वो भी थोड़ा सा डेटा ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। बाकी वाला पार्ट तो बहुत ईजी था केमिस्ट्री का।